स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम एक 34 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है। इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 14 दिसंबर 1986 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 4:48, संध्या काल को। जन्म का स्थान है दिल्ली। प्रश्नों की बात की जाए तो नौकरी यानी जॉब से जुड़े हुए चेंजेस को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। अपने हायर एजुकेशन को लेकर के, विदेश जाने को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। विवाह को लेकर के सवाल पूछती हैं। विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो जानना चाहती हैं विवाह का योग है भी या नहीं। संतान को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। लाइफ पार्टनर को लेकर के, पेरेंट्स को लेकर के और प्रॉपर्टीज वगैरह को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो कई सारे प्रश्न हैं इनके, जिसका जवाब मैं आखिर में दूंगा, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 2 नंबर से इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि वृषभ लग्न की बन जाती है। चंद्रमा देवता लग्न में ही बैठे हुए हैं, यानी इनकी कुंडली जो बनती है वो बनती है वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि की। लग्नेश बनते हैं शुक्र देवता, जो कि जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जो जातक या जातिका होते हैं, ऐसे लोग आमतौर पर ग्राउंडेड नेचर के होते हैं, मेहनती होते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि बैल की तरह मेहनत करना जानते हैं ऐसे लोग। शुक्र का ये लग्न होता है तो कई बार ऐश्वर्य की तरफ भी भागते हैं। जीवन में जो है इनको काफी कुछ मिले, ऐसी इनकी चाहत होती है। संगीत वगैरह के प्रति भी इनकी रुचि देखी गई है। बेसिकली इनके स्वभाव की बात की जाए तो हम्बल नेचर के होते हैं ऐसे लोग, ग्राउंडेड रहना पसंद करते हैं आमतौर पर। 20 डिग्री लग्न का मान है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। चंद्रमा यहां पर लग्न में ही विराजमान है और मूल त्रिकोण के होकर के चंद्रमा यहां पर बैठे हुए। इसी राशि में चंद्रमा उच्च के भी होते हैं, लेकिन डिग्री वाइज देखें तो यहां पर चंद्रमा मूल त्रिकोण के माने जाएंगे। बलाबल बढ़िया है चंद्रमा के पास। 8 डिग्री का चंद्रमा वृद्ध अवस्था में यहां पर बैठा हुआ है। तृतीयेश है चंद्रमा, यानी कि साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं तो साहसी तो ये बनाएंगे चंद्रमा, इंडिपेंडेंट नेचर भी देंगे ये चंद्रमा। लेकिन ध्यान से इस चंद्रमा को आप देखेंगे तो चंद्रमा केमद्रम दोष में है। केमद्रम दोष में होने की वजह से यहां पर मन संबंधित परेशानी मतलब मानसिक पीड़ा किसी ना किसी वजह से जो है जीवन में देखने को मिलेगी। जैसा इन्होंने बताया कि अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है, इनके प्रश्नों में ही था इनका विवाह नहीं हुआ है, तो बेसिकली ये व्यक्ति के मन को कहीं ना कहीं नकारात्मकता तो देगा ही। तो यहां पर जो केमद्रम दोष है ना, ये उसके पीछे जो है उसका भी एक रोल रहेगा कि मन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की नकारात्मक विचारों को ये देने वाला होगा। चंद्रमा की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी, ये ठीक है। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये ठीक माना जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। केतु को देख लेते हैं सीधे। 25 डिग्री के साथ केतु देव 5वें भाव में बैठे हुए हैं और बुध की राशि में यहां पर केतु देवता बैठा हुआ। 25% के अराउंड बलाबल है इस केतु के पास। बाल अवस्था में ये केतु बैठे हुए हैं। यहां पर देखिए 5वां भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों का होता है। जब केतु यहां पर बैठते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इन चीजों में अवरोध उत्पन्न होता है। ज्यादातर मामलों में इन चीजों में थोड़ा अवरोध उत्पन्न देखा गया है। हालांकि इस भाव के जो स्वामी ग्रह बुध है वो 7वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं तो उनकी स्थिति ठीक है, उनकी स्थिति खराब नहीं है। और बुध के पास यहाँ पर जो बुध की जो अवस्था है या बुध की जो प्लेसमेंट है वो बढ़िया है। तो केतु बहुत खराब रिजल्ट तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कई बार जो है प्रेम संबंध वगैरह में परेशानी ये दे सकते हैं। और संतान सुखों को भी ये लिमिट करते हैं। संतान सुख नहीं देंगे केतु, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा लिमिट जरूर लगाते हैं केतु देवता। क्यों लगाते हैं लिमिट? क्योंकि हमें याद होना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि केतु जहां पर बैठते हैं उन चीजों में थोड़ी सी कमी करते हैं। राहु उन चीजों में थोड़ा बढ़ावा करता है, केतु थोड़ी कमी करते हैं चीजों में। शुक्र को देख लेते हैं। 6ठे भाव में शुक्र देवता बैठे हुए हैं। बलाबल बढ़िया है। युवावस्था का शुक्र 17 डिग्री का यहां पर बैठा हुआ है और लग्नेश होकर के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए यहां पर स्वग्रही है शुक्र, तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं देंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी भी भाव का स्वामी ग्रह यदि 6, 8, 12 में बैठ जाता है लेकिन वो स्वग्रही बैठता है तो वो कोई खास परेशानी नहीं देगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो यहां पर भी जो शुक्र देवता बैठेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित कोई खास परेशानी ये शुक्र आमतौर पर नहीं देंगे।
शुक्र यहां पर छठे भाव में बैठे हुए हैं, जॉब में सफलता, कंपटीशन में सफलता, जहां पर वर्क प्लेस पर कार्य करेंगे वहां पर सफलता ये शुक्र इनको दिलवाने वाले होंगे। रोगों से लड़ने की क्षमता को भी ये शुक्र विकसित करेंगे। शुक्र की दृष्टि 12वें खाने के ऊपर पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि से इसको शुक्र देवता देखेंगे तो विदेश लेकर के जा सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट ये शुक्र इनको दे सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के सप्तम भाव को देख लेते हैं। सप्तम भाव में 3 ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं, बुध, शनि एवं सूर्य। यहां पर देखें तो बुध और सूर्य का बहुत हद तक जो है बुध आदित्य योग बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शनि यहां पर बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं, ये बढ़िया स्थिति नहीं मानी जाती है। शनि एवं सूर्य का साथ में बैठना, पहली बात तो ये पिता संबंधित सुखों में परेशानी देने का कार्य करता है, और दूसरा सप्तम भाव में शनि सूर्य बैठे हुए हैं, ये विवाह सुख के लिए बढ़िया नहीं है। बहुत बड़ा यहाँ पर जो कारण दिख रहा है वैवाहिक जीवन में जो विलंब हो रहा है विवाह में, यहाँ पर शनि सूर्य का साथ में बैठना, वो भी विवाह भाव में, ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना जाएगा। देखिए, सुखेश है सूर्य जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, पति के माध्यम से प्रॉपर्टी मिलना, जॉब के बिजनेस के माध्यम से प्रॉपर्टी मिलना, ये सब चीजें यहां पर सूर्य जरूर दर्शा रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां पर शनि और सूर्य के साथ की वजह से ये पॉजिटिव रूप में ना मिल करके थोड़ा नेगेटिव ही आपको मिल रहा है। सप्तम भाव में सूर्य बैठता है तो ये वैवाहिक सुख के लिए बढ़िया नहीं माना जाता है। इसके पीछे का कारण बहुत साफ है, सूर्य अग्नि है, प्योर फायर है सूर्य, और जो विवाह का खाना होता है, जो विवाह होता है, उसमें प्रेम की आवश्यकता होती है, ना कि अग्नि की। तो यहां पर जब सूर्य बैठते हैं तो बहुत हद तक उसके सुखों में कमी कर देते हैं, विवाद हो जाए आपस में, ईगो की प्रॉब्लम देखी जाए, तो इस तरीके की परेशानी सूर्य सप्तम भाव में देते हैं। लेकिन फिर भी सुखेश है सूर्य सप्तम में बैठा हुआ है, कुछ हद तक ही सही यहां पर वो लाभ भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों के लिए ये सूर्य का यहां बैठना बढ़िया नहीं है। 28 डिग्री के साथ बाल अवस्था में ये बैठे हुए हैं, लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे सूर्य। पर्सनालिटी वाइज ये ठीक है, पर्सनालिटी वाइज कोई खास नुकसान नहीं करेंगे सूर्य, इंडिपेंडेंट नेचर भी देते हैं सूर्य, वो भी बढ़िया है। चंद्रमा और सूर्य आमने सामने है, पूर्णिमा योग बन जाता है, ये बढ़िया है। जब पूर्णिमा में चंद्रमा होता है तो उसका बल बढ़ जाता है। बुध को देख लेते हैं, 12 डिग्री के साथ बुध यहां पर बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग भी बन रहा है, पति समझदार होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पंचमेश बुध जाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जब भी पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से बनता है तो बहुत हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लव मैरिज की तरफ भी एक इंडिकेशन जरूर देता है, एक इंडिकेशन देता है। वो पूरा होगा कि नहीं होगा ये नवमांश से हम कई बार देखते हैं, लेकिन एक इंडिकेशन मिलता है कि लव मैरिज होने की संभावना बनती है। यहां पर ये बुध बैठे हुए हैं, ठीक ठाक स्थिति में यहां पर बुध बैठे हुए हैं, हालांकि मंगल की राशि में बुध का बैठना बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। बुध और शनि सप्तम भाव में यदि बैठ जाएं तो इस कॉम्बिनेशन को बढ़िया नहीं माना जाता है। बुध और शनि के कॉम्बिनेशन को, वो भी सप्तम भाव में होना, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना जाता है। किस वे से बढ़िया नहीं माना जाता है, तो जो अगर किसी फीमेल के चार्ट में हो तो पुरुष की कुंडली में ऐसा देखा जाता है, यानी उनकी पति के उसमें देखा जा सकता है कि उनके शारीरिक क्षमता थोड़ी कमजोर हो उनकी। मैं दोहराता हूं इस बात को, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि यदि बुध और शनि किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में बैठ जाए तो उसके पुरुष की जिनसे उसका विवाह होगा, उस पुरुष का पुरुषत्व जो है वो थोड़ा कमजोर हो, ऐसा कई बार देखा गया है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, ये आपको बुद्धि देने वाला होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर बुध आपको समझदार और इंटेलिजेंट बनाएंगे। शनि यहाँ पर बैठे हुए 19 डिग्री के साथ, लेकिन शनि यहाँ पर अस्त का है, शनि यहां पर अस्त के हैं तो बल थोड़ा कमजोर हो जाता है। शनि सप्तम में बैठ जाए तो विवाह थोड़े विलंब से शनि करवाते हैं, विलंब आपका भी हो ही चुका है। भाग्येश एवं कर्मेश बनते हैं शनि, और जाकर के सप्तम भाव में यहां पर ये शनि बैठे हुए हैं। स्थिति बढ़िया है शनि की, जॉब वगैरह से अगर आप आगे जाकर के सोचें तो बिजनेस भी आप कर सकते हैं। शनि आपको बिजनेस में भी सहायता करेंगे। सप्तम भाव को व्यापार के लिए भी हम देखते हैं। बुध सप्तम में बैठा हुआ है, शनि सप्तम में बैठा हुआ है जो कि कर्मेश है। आप चाहें तो आगे जाकर के आप व्यापार भी, बिजनेस भी आप कर सकती हैं। शनि अस्त के हैं, आप इसके बल को बढ़ा देंगी तो करियर संबंधित लाभ ज्यादा मिलेगा, करियर संबंधित सुख बढ़ जाएगा, करियर में ज्यादा सफलता, भाग्य संबंधित ज्यादा लाभ, उच्च शिक्षा में ज्यादा सफलता के योग बन जाएंगे। और शनि और सूर्य की जो स्थिति यहां पर एक साथ हुई है, ये पिता से संबंधित सुखों में कमी लाती है। दसम भाव को देख लेते हैं, गुरु और मंगल यहां पर दसम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु मंगल की युति हो रही है दसम भाव में। देखिए, वैसे तो गुरु मंगल की युति को बहुत बढ़िया कहा गया है, लेकिन इस कुंडली में समझा जाए तो ये दोनों ही ग्रह मारक बनते हैं, कारक नहीं है, ये दोनों ही ग्रह मारक बनते हैं इस कुंडली में।
गुरु अष्टमेश एवं लाभेश है यहाँ पर, इस वजह से मारक माने जाएंगे। और मंगल सप्तमेश एवं द्वादशेश है, तो ये भी मारकेश है। जाकर के ये दसम भाव में यहाँ पर मंगल देवता बैठे हुए। देखिए शनि के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल का, ये ठीक है, ये कोई बुरा राशि परिवर्तन नहीं है। बिजनेस वगैरह में ये आपको सफलता ही दिलवाने वाला होगा। तो दसम भाव में ये जो योग बन रहा है गुरु मंगल का, पिता से संबंधित सुखों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। करियर में ये ठीक ठाक आपको सफलता देने वाले होंगे, कोई खास परेशानी नहीं देंगे, लेकिन चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं करियर में कई बार। क्यों? क्योंकि गुरु अष्टमेश होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है, तो करियर में जो है ये कई बार फ्लक्चुएशन देता है। 21 डिग्री के साथ गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, वृद्ध अवस्था का ये गुरु है। यहां पर द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, वाणी और धन संबंधित लाभ देंगे। देखिए कारक नहीं है तो बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी गुरु धन का कारक है, तो ऐसा नहीं है कि ये धन नहीं देगा, ये धन आपको देने वाले होंगे। चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपको ये प्रॉपर्टी का भी सुख देंगे। और छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी, तो ये बहुत बढ़िया नहीं है आपके हेल्थ के लिए। डायबिटीज वगैरह की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्र ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव के ऊपर, तो ये डायबिटीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। यदि आपके घर में किसी को इस तरीके की परेशानी है तो आपको सजग रहने की आवश्यकता है। मंगल 19 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है, ये भी ऐसे वृद्ध अवस्था के ही माने जाएंगे। सप्तमेश दसम भाव में बैठा हुआ है, बढ़िया स्थिति है, व्यापार वगैरह आप कर सकती है। मंगल आपको एनर्जी देता है वर्क प्लेस पर कार्य करने की। यहां पर बैठ करके मंगल की चौथी दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, टेंशन और चिंताएं भी ये मंगल देने वाला होगा। चौथे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी, ये सुखों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। घर परिवार में किसी प्रकार से टेंशन का माहौल रह सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, ये दृष्टि संतान सुख के लिए और प्रेम संबंध के लिए बढ़िया नहीं मानी जाएगी, ये विच्छेदात्मक दृष्टि मानी जाएगी। क्योंकि इस कुंडली में जो सूर्य जो मंगल देवता है ये मारक बनते हैं। राहु को देख लेते हैं। 25 डिग्री के साथ राहु कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। बलाबल के हिसाब से समझे तो बाल अवस्था का ये राहु यहाँ पर माना जाएगा। 11वें खाने में राहु बहुत बढ़िया परिणाम देते हुए देखे गए हैं। कई माध्यमों से धन ये राहु आपको दिलवा सकता है। और यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु केंद्र में है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये राहु बढ़िया माना जाएगा, खराब नहीं माना जाएगा। गुरु की राशि में जरूर बैठा हुआ है, ओवरऑल ये राहु बढ़िया माना जाएगा भाव के हिसाब से। तो धन के लिए अगर आप मुझसे पूछें किस चीज में फायदा देगा, तो बेसिकली ये राहु धन संबंधित लाभ आपको बढ़िया देने वाला होगा। तीसरे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, इंडिपेंडेंट नेचर ये राहु देगा। क्यों? क्योंकि बल को बढ़ा देता है। राहु तीसरे में कारक होता है, तो तीसरे भाव में जब राहु बैठते हैं या तीसरे को दृष्ट करते हैं तो ये बढ़िया रिजल्ट देते हैं, साहस पराक्रम को ये बढ़ा देते हैं। पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहां पर ये संतान संबंधित और प्रेम संबंधित थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। सप्तम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये इनकी नीच की दृष्टि होगी। नीच की राशि को देखेंगे, यहां पर वैवाहिक जीवन संबंधित या विवाह सुख संबंधित ये परेशानी दे सकते हैं। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। राहु की महादशा ही आपको चल रही है पिछले कई वर्षों से, करीब 13 वर्षों से आपको, माफ करिएगा, करीब 16-17 वर्षों से आपको राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा बेसिकली 18 वर्षों की होती है, और राहु की महादशा अभी आपको 28 जुलाई 2022 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में फिलहाल चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, जो कि 9 जुलाई 2021 तक रहेगी। तो राहु में चंद्रमा की अंतरदशा बहुत जबरदस्त समय तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इनकी प्लेसमेंट बढ़िया है कुंडली में, तो कोई खराब समय भी नहीं माना जाएगा। विवाह का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। जब चंद्रमा के बाद मंगल की अंतरदशा आपकी प्रारंभ होगी जुलाई 2021 से, तो वहां पर विवाह के योग थोड़े बहुत बन जाएंगे। एक एक करके आपके प्रश्नों को हम ले लेते हैं जो कि आपने पूछे हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा है अपने जॉब को लेकर के, अप्रैल के बाद से जो है मैं जॉब चेंज करना चाह रही हूं, क्या संभव है? बिल्कुल, 6 अप्रैल के बाद से योग बन जाएंगे। जॉब चेंज करना है तो 6 अप्रैल के बाद से आप प्रारंभ कर सकती हैं, इसमें आप सर्च कर सकती हैं। रियल एस्टेट में काम कर रही हूं, किसी और इंडस्ट्री में क्या जा सकती हूं? आईटी में जाना कैसा रहेगा, या फिर रियल एस्टेट में ही मैं काम करूं? आंख बंद करके आप रियल एस्टेट में ही काम करिए, आपके लिए रियल एस्टेट का क्षेत्र ज्यादा बेहतर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मंगल दसम भाव में आपके बैठे हुए हैं, और शनि आपकी कुंडली में सबसे बलवान ग्रह है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो मंगल और शनि यही रियल एस्टेट को दर्शाते हैं, और ये दोनों ही ग्रह मेरे हिसाब से आपकी कुंडली में कर्म स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो क्षेत्र आपने चुना है ये बढ़िया है आपके लिए। इसके बाद आपने पूछा है कि किस फील्ड में मैं जा सकती हूं आगे, अगर कुछ चूज करना हो।
देखिए, लॉ के क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त कर सकती हैं, बहुत हद तक लॉ के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपने पूछा है विदेश जाने और जो है वहां पर काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। देखिए, जुलाई 2021 से विदेश जाने का योग बना हुआ है, जाना चाहेंगे, विदेश जाने का योग है आपकी कुंडली में। इसके बाद आपने पूछा है विदेश में कौन सा वो उचित समय होगा जाने का और वहां पर काम स्टार्ट करने का। देखिए, इसी वर्ष से योग है, आगे गुरु की दशा में भी इसमें सफलता नजर आ रही है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप जाना चाहती हैं, इसी वर्ष से अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए। विवाह को लेकर के कहती हैं कि विवाह में बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी, और क्या अभी भी विवाह के चांसेस नजर आ रहे हैं। देखिए, विवाह आदमी का होगा कि नहीं होगा, सबसे पहला सवाल ये होता है। इसके लिए नवमांश कुंडली बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो मैंने आपकी नवमांश कुंडली को देखा है, लग्न कुंडली को तो मैंने आपको बताया कि विवाह की परेशानी है ही आपकी लग्न चार्ट में। नवमांश कुंडली भी विवाह में परेशानी बता रही है, लेकिन विवाह नहीं होगा या नहीं हो सकता, इसके चांसेस नहीं है। डिनायल ऑफ मैरिज नहीं है आपकी कुंडली में, तो मेरे हिसाब से विवाह करना चाहेंगे तो विवाह हो जाएगा। और विवाह में परेशानी जरूर नजर आ रही है, जो उपाय दूंगा वो उपाय बहुत आपको लाभ देगा। सही समय जानना चाह रही है विवाह को लेकर के, 2021 में विवाह का योग बना हुआ है, 2021 इसी वर्ष विवाह का योग बना हुआ। उपाय करिए, प्रयासों को बढ़ा दीजिए, उम्मीद है आपका विवाह हो जाएगा। पार्टनर के बारे में जानना चाहती हैं कैसा होगा। देखिए, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, आपका जो पार्टनर होगा वो समझदार होंगे, वो स्ट्रिक्ट नेचर के हो सकते हैं, थोड़े मैच्योर्ड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है संतान को लेकर के कि संतान होने की संभावना कब है। देखिए, संतान के लिए तो यहां पर लग्न कुंडली में अगर आप देखें तो पंचम भाव संतान को दर्शाता है, तो वहां पर केतु का बैठा होना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा संतान के लिए एक अलग कुंडली हम देखते हैं जिसको D7 चार्ट कहते हैं, सप्तमांश कुंडली कहते हैं, वो मैंने आपका चेक किया है और वहां पर शनि की वजह से विलंब नजर आ रहा है। तो वैसे भी आपके विवाह में ही विलंब हो गया है, तो संतान भी विलंब से ही होगी, लेकिन संतान का योग है आपकी कुंडली में। और गुरु की दशा में ये नजर आ रहा है, गुरु की महादशा जो कि राहु के बाद आपको 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो रही है, तो उसके बाद नजर आ रहा है। पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर के पूछा, हम एक इंडिकेशन दे सकते हैं आपकी कुंडली से आपके पेरेंट्स को लेकर के। यहां पर नजर देखूं तो पिता को लेकर के थोड़ी समस्या नजर आ रही है, पिता को लेकर के थोड़ी समस्या नजर आ रही है आपकी कुंडली के अनुसार। और माता वाला जो पार्ट है ना, वो ठीक ठाक है आपकी कुंडली में। फादर वाला जो पार्ट है वो ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है आपकी चार्ट से, चाहे वो संबंधों की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, वो कमजोर नजर आ रहा है। मदर वाला जो पार्ट है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। इसके बाद आपने पूछा है फ्यूचर फाइनेंस को लेकर के कि फाइनेंस मेरा कैसा रहेगा। देखिए, फाइनेंस आपका बढ़िया नजर आ रहा है, राहु की वजह से अच्छा खासा धन लाभ के भी योग नजर आ रहे हैं मुझे, और बिजनेस के माध्यम से भी आपकी कुंडली में धन लाभ का योग नजर आ रहा है। तो बिजनेस वगैरह आगे जाकर के आप करना चाहें तो आप कर सकती हैं, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। घर खरीदने को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, 2022 में एक छोटा सा योग नजर आ रहा है, और वहीं पर यदि घर खरीदा जाए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए तो बेहतर है। जानना चाहती हैं कि घर खरीदना चाह रही हूं, क्या अभी समय उचित है। मेरे हिसाब से गुरु की दशा बेहतर नजर आ रही है इस कार्य के लिए। अगर रुक सकती हैं तो रुक जाएं, अगर नहीं रुक सकती हैं तो इस समय भी आप ले सकती हैं। 6 अप्रैल के बाद इसमें भी छोटा सा जो है आपको छोटी सी मदद जरूर मिल जाएगी गुरु की वजह से, नहीं तो आप अगले साल भी ले सकती हैं। अब्रॉड जाने के चांसेस पूछती हैं बहुत ज्यादा है, और वहां पर सेटलमेंट के भी चांसेस हैं आपकी कुंडली में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली आपकी बन जाती है कर्क लग्न की, यानी यहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क लग्न की बनती है। वहां पर सप्तमेश शनि बनते हैं, और शनि सप्तमेश होकर के 6ठे भाव में जाकर के बैठे हुए, जो कि सेपरेशन का होता है। तो विवाह वाला जो पार्ट है, ये दोनों ही कुंडली में कमजोर है, इसी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को आपको मिल रही है। तो कुछ उपाय आपको जरूर कर लेने चाहिए, जिससे कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां कम हो जाए और आपका विवाह भी शीघ्र हो सके। इसके अलावा नवमांश कुंडली में ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे ठीक ठाक नजर आ रही है, स्थिति कोई बहुत खराब नहीं है। फिर से दोहरा देता हूं, डिनायल ऑफ मैरिज आपकी कुंडली में मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप करना चाहती हैं विवाह तो कर सकती हैं, सूझबूझ से करें और उपाय जरूर कर लें। प्रथम उपाय है, शीघ्र विवाह का ही ये उपाय है, मैं आपको दे रहा हूं। थर्सडे की फास्टिंग करनी है, गुरुवार का व्रत करना है आपको, पूरे विधि विधान से गुरुवार का व्रत करिए, और नित्य ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है, इस मंत्र का जाप करिए 10 माला प्रतिदिन,
50 दिनों तक केवल। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र आप इसका प्रोनाउंसिएशन यूट्यूब वगैरह से भी देख सकती है। ये मंगल का मंत्र है। इसका कम से कम 10 माला प्रतिदिन आपको 50 दिनों तक करना चाहिए। उसके बाद 1 माला प्रतिदिन आप कर सकती हैं। इस उपाय से भी, इन दोनों उपायों से आपको विवाह संबंधित जितनी भी परेशानी, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। 10 माला एक समय पर करना कठिन लगे तो सुबह शाम कर सकती हैं। 10 माला करना ही असंभव लगे तो 5 माला कम से कम प्रतिदिन करिए, 100 दिनों तक करिए, लाभ मिलेगा आपको। अगला उपाय है आपके लिए नीलम रत्न। आप चाहें तो धारण कर सकती हैं। नीलम जो होता है, ब्लू सैफायर, आप धारण कर सकती है। नीलम धारण करने में कोई परेशानी लगे, किसी कारणवश डर लगे, तो इसकी जगह पर आप अमेथिस्ट नाम का रत्न आता है, उसको आप 5-5.25 रत्ती का धारण कर लीजिएगा। नीलम या अमेथिस्ट पंच धातु में कृष्ण पक्ष की शनिवार की संध्या काल को दाहिने हाथ की मध्यमा में आपको लाभ मिल जाएगा। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करिए और संभव हो तो गणेश जी की पूजा आराधना को बढ़ा दीजिए। गणेश जी की पूजा आराधना जितनी करेंगे, जीवन की दुख परेशानियां उतनी कम होती चली जाएंगी। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी अपनी कुंडली का इसी प्रकार विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।